Hello everyone, welcome to Career Launcher, and in today's session we are going to talk about CSAT previous year questions, and this is part 8. We have already covered 7 sessions of previous year questions of reasoning. So if you haven't watched those sessions, just go and watch those sessions. Now let's start. Okay, so what is the first question? It says a family of two generation consisting of 6 members, PQRSTU. Okay, uh, has 3 males and 3 females. Okay, and there are 2 married couples, 2 unmarried siblings. So basically I need to arrange 6 people. So basically, uh, as a standard, what I'm going to do, I'm just going to draw 2 people here, 2 people here. So basically there are 2 people in the higher generation, then 2 people in the lower generation, और बाकी 2 बच्चे जो हो सकते हैं, एक यहाँ हो सकता है. सिबलिंग बोला है तो या तो दोनों यहाँ होंगे या दोनों यहाँ होंगे. तो आगे देख लेते हैं. यू इज पीज डॉटर. तो यू जो है वो पी की डॉटर है. ठीक है, तो पी है, यू है. जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो हमें यू का जेंडर पता है कि यू तो फीमेल होगी क्योंकि ये डॉटर है. पी का जेंडर हमें नहीं पता. पी फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है. नाउ क्यू इज आर्स मदर इन लॉ. जो क्यू है वो आर की मदर इन लॉ है. ठीक है, तो क्यू जो होगी वो फीमेल होगी, और जो आर होगा वो इसके सन या डॉटर होगा, उसका हस्बैंड या वाइफ होगा. सो बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी आर. ओके, टी इज अनमैरिड. T is unmarried, S is a male. Which one of the following is correct? Okay, जो T है वो अपना अनमैरिड है. ठीक है, सो अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि P, इसको अरेंज हम ऐसे कर सकते हैं कि P मेल है. ठीक है, और इसको देख लेते हैं. मैं इसको और इसको एक सेम जनरेशन का ले लेता हूँ. तो P मेल है, Q फीमेल है, U जो है वो फीमेल है, मतलब डॉटर है, R उसका हस्बैंड है. So basically we got 2 males and 2 females. Now T is unmarried. So basically यहाँ पे T और F दोनों इसके बच्चे भी हो सकते हैं और T और S इसके बच्चे भी हो सकते हैं. So basically we don't know what is the relation. So R is U's husband. R is U's husband. That might be true. R is S's wife. That might be true. S is unmarried. That ऑल्सो माइट बी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमको ये पता है कि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है. ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली यहाँ पे आर और पी एक साथ हो और इनके बच्चे जो पी यू हो और एस हो. ये सेकेंड अरेंजमेंट भी पॉसिबल है. सॉरी, यू और टी हो. ठीक है, सो ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल है. तो अपने पास किसी भी चीज का कोई डेफिनेट आंसर नहीं है इसमें, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पॉसिबल केसेस. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन अ पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी जो है वो संडे है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, अब हमको ईयर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है. अब ईयर जो हो सकता है अपना क्या हो सकता है? ईयर अपना लीप ईयर भी हो सकता है, ईयर अपना लीप ईयर नहीं भी हो सकता है. सो सबसे पहले देखते हैं जनवरी में हमारे पास कितने दिन है. सो जनवरी में हमारे पास 19 दिन बाकी है, क्योंकि 12 जनवरी तक तो बात हो रही है. जनवरी हैज 31 डेज, सो वी हैव 19 डेज लेफ्ट. ठीक है, फरवरी 28 डेज की होती है. 28 डेज का मतलब हो गया 4 वीक्स. 4 वीक्स का मतलब 0 एक्स्ट्रा डेज. और यहाँ पे अपने जो एक्स्ट्रा डेज आएंगे वो कितने आएंगे? 5 एक्स्ट्रा डेज, 2 वीक्स एंड 5 एक्स्ट्रा डेज. ठीक है, अब फरवरी अगर लीप ईयर होगा तो यहाँ पे +1 होगा, 1 एक्स्ट्रा डे आएगा. अगर लीप ईयर नहीं होगा तो +1 एक्स्ट्रा डे नहीं आएगा. ठीक है, मार्च में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? मार्च में हम देखेंगे, मार्च में 31 डेज होते हैं, मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे. यहाँ पे 0. ठीक है, अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल में कितने एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे हमें? अप्रैल में हमें मिलेंगे 2 एक्स्ट्रा डेज, क्योंकि 30 डेज का मतलब होता है 4 वीक्स एंड 2 डेज. मई में कितने मिलेंगे? मई में हमें मिलेंगे 3. जून में कितने मिलेंगे? जून इज सेम एज 30 डेज. 30 डेज का मतलब 2 एक्स्ट्रा दिन. तो अगर हम इसको देखें कि ये तो अपना 7 डेज हो गया. 5 + 3 8. 8 का मतलब 1 एक्स्ट्रा दिन मिला हमको जून 30 तक. अब जून 30 से हमें कहाँ जाना है? पहले 12 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जुलाई. ठीक है, अगर मैं 12 जुलाई की बात करता हूँ तो 12 जुलाई की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? +5 करेंगे, 1 हफ्ता और वो
सो बेसिकली हमें 6 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे 12 जुलाई तक। 6 एक्स्ट्रा दिन का मतलब संडे नहीं पड़ेगा, एक दिन आगे सैटरडे मिलेगा। लेकिन अगर ये लीप ईयर है तो ये +1 भी होगा, मतलब +7 हो जाएगा। +7 का मतलब हमें पूरा का पूरा एक वीक कवर हो जाएगा। तो बेसिकली 12 जुलाई को हमारा संडे होगा अगर ये लीप ईयर होगा। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो ये संडे नहीं होगा। तो इसलिए अपना इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर 12 जुलाई पे हमें दोनों चीजें नहीं मिल रही होती तो हम 15 जुलाई पे चेक करते, जो उन तो फिर हमारा आंसर ए या बी में से होता। तो सबसे पहले आई एम चेकिंग फॉर 12 जुलाई। अगर 12 जुलाई में संडे नहीं बनता तो हम 15 जुलाई को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेटर्स फ्रॉम ए टू जी आर नंबर्ड 1 to 26 respectively. GHI is 1578। ठीक है। तो जब भी हमारे पास ये होंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 to 26 है तो जी का नंबर होगा 7, एच का होगा 8, आई का होगा 9 और उसकी जगह हमें गिवन है 1578। ठीक है। डी ई एफ, डी का मतलब हो गया 4, ई का मतलब हो गया 5, एफ का मतलब हो गया 6, इसकी जगह हमें क्या गिवन है 912। सो अगर मैं 456 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 912 मिल जाएगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1578 मिल जाएगा। तो इसका मतलब जब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो मैं इंटू 2 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 246 एंड दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसिंग टर्म, जो एट द रेट की बात कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वे करूंगा कि जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स को एक करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में डाल दूंगा, करस्पॉन्डिंग नंबर लिख दूंगा उनके। सो बेसिकली ए का मतलब हो गया 1, सी का मतलब हो गया 3, पी का मतलब हो गया 16, क्यू का मतलब हो गया 17। अगला इसको हम किससे वो देख रहे हैं, वो बी ई एस और यू से देख रहे हैं। बी का मतलब हुआ 2, ई का मतलब हुआ 5, एस का मतलब हुआ 19 और यू का मतलब हुआ 21। ठीक है। यहाँ पे पहले लेटर में एक का इंक्रीज है, दूसरे में 2 का इंक्रीज दिख रहा है, तीसरे में हमें 3 का इंक्रीज दिख रहा है और चौथे में हमें 4 का इंक्रीज दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें पहले 8 से आगे जाना है, तो एम का अगला होगा एन, जो सारे ऑप्शंस में है। ठीक है। तो एन, अगले में हमें 2 आगे जाना है, ओ पी, सो अगला होना चाहिए पी, जो ये ऑप्शन चला गया। अगले में 3 आगे जाना है तो जी एच आई जे, जे होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन चला गया। उसके अगले में हमें 4 आगे जाना है तो 4 आगे जाएंगे जे के एल और एम, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन डी एन पी जे एंड एम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन द अपोजिट ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट 4 आर रिटन इन द अपोजिट ऑर्डर। ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली ये कह रहा है कि जो ए बी सी डी है उसको हमने डी सी बी ए लिख दिया। उसके बाद अगले 4 जो होंगे वो ई एफ जी एच होंगे, ई एफ जी एच को भी अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया, एच जी एफ ई, और ये करते जा रहे हैं। एंड में हमारे पास 2 अल्फाबेट बचेंगे वाई और जी, उनको भी इंटरचेंज कर दिया। विच इज द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। तो इसका मतलब 13th लेटर के राइट में 4 लेटर और जा रहे हैं, मतलब वी आर लुकिंग फॉर द 17th लेटर। ठीक है। वी गॉट 4 + 4 8 + 4 12। ठीक है। +4 16। 16 लेटर के बाद 16वां लेटर होता है अपना पी। उसके आगे से हमें आगे देखना है तो क्यू आर एस और टी। अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो एस टी एस आर क्यू। यहाँ पे 16 लेटर खत्म होने के बाद जो अपना 17वां लेटर बचेगा वो होगा टी एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। सो यहाँ पे हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये फिगर आउट करना है हमें किस पोजीशन का लेटर निकालना है। सो पहले 4 तो यही होंगे, अगले 4 यही होंगे, हमें ये चाहिए भी नहीं तो उसके अगले 4 भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अगले 4 भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 17 से लेके 20 तक जो होंगे वो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो एक्चुअली जो हमारा 20th लेटर होगा वो 17th पोजीशन पे होगा, तो इसलिए अपना आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज टी।
Now, if you have any doubt, just do ask me any question by commenting in the chat box. Thank you.